अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। इससे पहले हम डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ना बुक ने लिखा हुआ है बहुत सिंपल, किताबी जो लफ्ज होते हैं ना बुक ने सिर्फ उनको अरेंज कर दिया है और जिस तरह रटी रटाई बातें हैं वो यहाँ पर लिख दी हैं और साथ में दे दिया एक फार्मूला। कहता है भाई आप इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो। ठीक है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। हमारा तरीका ये है कि हमने रियल लाइफ में कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेकर चलना है कि भाई असल में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह निकालेंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब के ऊपर या आपकी अकेडमीज में, स्कूल में, कहीं पर भी आपको कोई ये नहीं समझाएगा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में क्या चीज़ है और किस तरह निकाला जाता है रियल लाइफ के अंदर। अब वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद हम ये फॉर्मूला देखेंगे भाई ये फॉर्मूला बन किस तरह गया। तो ये फॉर्मूला भी हम सीख लेंगे, प्रैक्टिकली ही सीख लेंगे सारा कुछ। अब आप यहाँ पर फर्ज करो आपके पास है एक सैंपल। आप चाहते हो कि भाई मुझे पता लगे कि ये सैंपल है किस चीज़ का, ये कौन सा कंपाउंड है, कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी कितनी तादाद में इसके अंदर मौजूद हैं। फिर आप क्या करोगे, आप इस सैंपल को पकड़ोगे और आप इस सैंपल का करोगे कंबशन एनालिसिस। आपने याद रखना है इस लफ्ज को, कंबशन एनालिसिस है लफ्ज। बुक ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया लेकिन रियल लाइफ में होता ही इस तरह है ये। आपने एक सैंपल पकड़ा, आपने कर दिया उसका कंबशन एनालिसिस। अब कंबशन एनालिसिस ने आपको क्या बताया, आपको उसने ये बताया कि भाई आपका जो सैंपल था ना, इसके अंदर इसके अंदर कितने कितने परसेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, इसने आपको परसेंटेज बता दी एलिमेंट्स की कि आपके पास ये फलाने फलाने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और इतने इतने परसेंट के फलाने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इस सैंपल के अंदर। ठीक है, जब आपको पता लग गई परसेंटेज, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे इसी इंपीरिकल फॉर्मूला के जो 5 स्टेप्स थे इनकी तरफ। आपको अगर याद हो कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो भाई ये परसेंटेज हमारे सैंपल की, हमारे कंपाउंड की किस तरह मिलेगी हमें। हमें मिलेगी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि होता है कंबशन एनालिसिस। उसके थ्रू हमें परसेंटेज मिल जाएगी। परसेंटेज मिल गई, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब आप सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे इट मीन्स कि आपके पास आ चुका है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपने इसका निकाल लिया है परसेंटेज की हेल्प से, 5 स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने इसका निकाल लिया एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, चलो लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब जब आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया ना, तो फर्स्ट कर लो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया ये CH। ठीक है, CH आ गया। अब आपने क्या किया, आप कहते हैं कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, चलो मैं काम करता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स निकाल लेता हूँ। फिर आपको याद आया भाई कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 12। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1। तो कुल मिला के हो गया इसका 13 एटॉमिक मास यूनिट। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपके पास आ गया 13। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि भाई ये जो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये पता लगे कि इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर कितने तादाद में कार्बन के एटम्स और कितने तादाद में हाइड्रोजन के हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ने तो आपको ये बता दिया ना कि भाई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो पढ़ा ना डेफिनेशन में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। इसने तो आपको ये बता दिया कि भाई इसका 1:1 है, यानी कि एक कार्बन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। आप ये चाहते हैं कि भाई पता तो लगे मुझे कि कितनी तादाद में कार्बन अवेलेबल है और कितनी तादाद में हाइड्रोजन के एटम्स अवेलेबल हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप उसी सैंपल को दोबारा पकड़ेंगे और उस सैंपल को आप एक नए अपरेटस के पास लेके जाएंगे। अब वो अपरेटस हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से इसी सैंपल को आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर रखेंगे। वो आपको क्या बताएगी, वो आपको बता देगी मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, इस सैंपल का मॉलिक्यूलर मैस। अब आपके पास जब मॉलिक्यूलर मास आया, तो लेट्स से आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया उस सैंपल का 78। ठीक है, 78 मॉलिक्यूलर मास उसने दे दिया। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करती है, उस सैंपल को ना अंदर अंदर से बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाती है और उस मॉलिक्यूल का वेट करती है वो। तो मॉलिक्यूल का जो वेट उसने निकाला 78। अब आपने ये सोचा कि यार मेरे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स आया था वो तो आया था 13, लेकिन जब मैं उसी सैंपल को लेके गया मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के पास तो उसका तो आंसर आ गया, वो आ गया 78। तो देखो आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स आया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मैथ्स आपको पास ज्यादा आ गया ना, फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि मॉलिक्यूलर मैथ्स को रखोगे आप ऊपर और डिवाइड कर दोगे उससे आप इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स से जो कि हमारे पास था 13। जब आप ये करोगे इट मीन्स कि आप निकाल रहे हो ये वाला एन फैक्टर, ये जो बुक ने दिया एन फैक्टर आप ये निकाल रहे हो। तो n का जो आपका आंसर आ जाएगा ना 78 डिवाइडेड बाय 13, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। अब आपके पास इस n का आंसर आ गया है 6। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो है ना इस n की जगह लिख देता हूं 6। यहां मैंने लिख दिया 6 और इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे पास किस क्या था, वो था CH। ठीक है, वो जो सैंपल का मैंने कंबशन एनालिसिस किया था, कंबशन एनालिसिस ने मुझे परसेंटेज दी थी। परसेंटेज के बाद मैंने 5 स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद मेरा निकल के आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला जो कि मेरे पास था CH। अब मैं कर रहा हूं इस CH को मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि मुझे आंसर देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो 6 को मल्टीप्लाई करो आप कार्बन के साथ तो C6 हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ करोगे तो आप तो H6 हो जाएगा। तो ये C6H6 एक्चुअल में मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया जिसका इंपीरिकल फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में निकाल के आया था CH।
तो ये असल कहानी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की। तो होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब बस आप बुक की वर्डिंग पढ़ लें, सिंपल सी लिखी हुई है और ये हमारे पास ये फॉर्मूला। अब हमने इस फॉर्मूले का ओरिजिन भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि भाई हमारे पास ये असल में फॉर्मूला बना किस तरह है। ठीक है, मैं एक बार बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने एक सैंपल पकड़ा, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते ये हैं कि भाई मुझे पता लगे कि मेरे पास जो सैंपल है वो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। फिर आपने किया उसका कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस ने आपको दे दी परसेंटेज, उसने ये बता दिया कि भाई इस सैंपल के अंदर फलाना ही परसेंटेज में फलाना कंपाउंड है और इस परसेंटेज में फलाना कंपाउंड है। ठीक है, परसेंटेज दे दी। जब परसेंटेज आपके पास आ गई, उसके बाद आपने इंपीरिकल फॉर्मूला के 5 स्टेप्स फॉलो किए और रिजल्ट में आपके पास निकल के आ चुका है इंपीरिकल फॉर्मूला। जब इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया, आपने क्या निकाला उसका इंपीरिकल फॉर्मूला मैस, किसकी हेल्प से, एटॉमिक मैस यूनिट आपने याद किए हुए शुरू से, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आपके पास आ गया 13। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है इसकी, ठीक है, सीएच की एग्जांपल लिया, सैंपल आपके पास कोई और भी हो सकता है। अब 13 आ गया, फिर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये पता लगे कि ये जो मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला CH आया है, इसके अंदर कितनी तादाद में कार्बन के एटम्स अवेलेबल हैं असल में और हाइड्रोजन के एटम्स कितने अवेलेबल हैं। फिर आपने क्या किया, आपने उसी सैंपल को लेकर चले गए मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के पास। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ने आपको एक्चुअल मॉलिक्यूल का वेट दे दिया, जो कि दिया उसने 78। फिर आपने क्या किया, आपने निकाला उससे एन फैक्टर। किस तरह, आपने एन लिखा और एन को आपने बराबर किया, जो आपका मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ने आपको आंसर दिया था 78 और जो आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आया था 13, वो आपने नीचे लिख दिया। फिर आपके पास आंसर आ गया 6। इट मींस कि आपने एन का आंसर 6 निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। तो जब आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, वो निकालना है, तो फिर आप करेंगे इस एन की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आप इस एन को गुजार के आ चुके हैं 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ, है ना। तो एन को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इंपीरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सारी कहानी होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असल में होता क्या है, किस तरह निकालते हैं, और ये जो एक्चुअल में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ किताब ने, ये इसका ओरिजिन किस तरह हुआ, ये किस तरह बना। तो होप सो मैंने आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से रियल लाइफ के अंदर ये आपको बात समझा दी है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बुक की वर्डिंग। कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब देखो बात कर रहा है ये वाटर की, तो वाटर का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसको हम पहले भी देख के आ चुके हैं इंपीरिकल फॉर्मूला में, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है इथाइलिन की बात कर रहा है तो होता है हमारे पास C2H4, और इस तरह सल्फर की बात कर रहा है तो ये सल्फर S8 है। अब पता है ना आपको, ये सल्फर S8 आपने कहाँ पर पढ़ा था, आपने पढ़ा था क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जहां पर आप एलोट्रॉप्स पढ़ रहे थे सल्फर के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखो सारी रटी रटाई बातें की हुई हैं इसने, वो की जस्ट सिंपल डेफिनेशन दे दी। कहता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि आपके पास एक कंपाउंड के अंदर कितनी तादाद में एटम्स अवेलेबल हैं। ये इसने बताया ही नहीं है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना किस तरह है, हमने रियल लाइफ में किस तरह निकालेंगे वो इसने नहीं बताया, लेकिन अब आपको पता लग चुका है। कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर। अब होल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, जिसको हम एन फैक्टर बोल रहे थे, with the empirical formula of that compound as shown in the following equation। अब आपने इस होल नंबर को एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहानी वही सिंपल है, आपके पास एक सैंपल था, आपने क्या किया, उस सैंपल का कंबशन एनालिसिस किया, उसने आपको दी परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज दी कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी तादाद में अवेलेबल हैं। उस परसेंटेज से आपने 5 स्टेप्स इंपीरिकल फॉर्मूला वाले फॉलो किए, फिर आपने निकाल लिया उसका इंपीरिकल फॉर्मूला। फिर आपने क्या निकाला, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आपने निकाल लिया, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आपने निकाल लिया। उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये पता लगे कि इस इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर कितनी तादाद में कितने कितने एटम स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अवेलेबल हैं। फिर आपने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के पास लेके गए, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ने आपको मॉलिक्यूलर मैस दे दिया। जब आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आ गया, तो आपने मॉलिक्यूलर मैस को ऊपर लिखा, और जो इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आपके पास था उसको आपने नीचे लिखा, जिससे आपके पास आ गया एन फैक्टर। बस ये एन फैक्टर आपने इस तरह निकाला, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस नीचे, मॉलिक्यूलर मैस जो कि आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ने दिया था उसको आपने ऊपर लिखा। फिर आपके पास एन आ गया और एन को आपने यहाँ पुट किया और एन को मल्टीप्लाई कर दिया आपने इंपीरिकल फॉर्मूला से, जिससे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो ये सारी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 15.3। कहता है बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला CH व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास, का मॉलिक्यूलर मास है 78। देखो हमारे पास बेंजीन होता है ना C6H6, तो कार्बन होता है कार्बन 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस हाइड्रोजन होता है हमारे पास 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 78। तो ये 78 हमारे पास आ गया मैस किसका, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बेंजीन।
ठीक है, ये जो हमें यहाँ पर गिवन है, तो ये 78 इस तरह है। अच्छा, अब हमारे ज़हन में सवाल आता है कि भाई हमने एटॉमिक मास की हेल्प से ही निकाल लिया 78 आंसर, तो हमें इतनी महंगी मशीन मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ही क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखो भाई, हमें यहाँ पर ये C6 एक्सिस कैसे आया हमारे पास? हमने निकाला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए ही तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है? जब तक आपके पास मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, उस वक़्त तक आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल लोगे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपके पास आया, फिर ही तो जाके आप ये 78 आंसर निकाल पाए हो, ठीक है ना? तो बस ये जस्ट उन्होंने यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसके बाद डाटा जो आया ना, तो उसके हिसाब से उसने यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया। अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो होता है वो होता है CH। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन यहाँ पर हम लिख देंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन होता है 12, यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन होता है 1, यहाँ लिख दिया, और 13 हमारे पास आंसर आ गया। अभी मैंने निकाल के दिखाया भी था आपको जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। यहाँ पर हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब जो गिवन है 78 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इसको लिखेंगे हम ऊपर, और इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन उसको हम लिख देंगे नीचे, और उससे क्या निकल जाएगा हमारा, ये n का आंसर निकल जाएगा। जब आपने n का आंसर निकाला वो आपके पास आ गया 6, ठीक है? 78 को डिवाइड बाय 13 कर दें। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ लिखा हुआ भी है फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप n को, जो कि आपके पास आया 6, मल्टीप्लाई कर देंगे इंपीरिकल फॉर्मूला से, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है CH, ठीक है? यहाँ पर इसने दे दिया स्टेटमेंट में, और हमने सीख भी लिया कि रियल लाइफ में कैसे निकालते हैं इसको। बस अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है इंपीरिकल फॉर्मूला से। कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी थे 6, तो C6H6 आ गया। कहता है सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कम्स आउट टू बी C6H6। अब हम करते हैं 15.4। कहता है ग्लूकोज हैज एन इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O। ग्लूकोज का जो इंपीरिकल फॉर्मूला वो इतना है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो इतना है। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही तरीके हैं हमारे पास। देखो, हम लिखेंगे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है ये। अब हम क्या करेंगे, इसी इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, जिसको हम कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बन होता है 12, लिख दिया। हाइड्रोजन 1 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ लिख दिया। तो आंसर हमारे पास आ गया 30। अब किसकी बारी है? अब बारी है कि हम निकालें मॉलिक्यूलर मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास हमें दोनों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने n का आंसर निकालना है। अब मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पर गिवन है 180 ग्राम, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब n निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर 180 पुट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, और नीचे आप पुट करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास। देखो यहाँ पर किया था ना हमने, फॉर्मूले देखे तो हैं यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास ऊपर पुट करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास आप नीचे पुट कर देंगे। अब आपके पास आ जाएगा इस n का आंसर। अब एक और फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा वाला फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। अब आपने n निकाल लिया, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किधर गया? यहाँ पर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बराबर है n, जो कि 6 आंसर आया था, और जो इंपीरिकल फॉर्मूला हमें स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन था CH2O, वो यहाँ लिख दिया हमने। अब 6 को मल्टीप्लाई करें आप कार्बन से, कार्बन 6 हो गया, ठीक है? C6 हो गया, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के 2 से, तो ये 12 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन थे, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, तो C6H12O6 हमारे पास आंसर आ गया। तो सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6। तो ये आसान तरीन एग्जांपल्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्विक चेक 15.6 में। कहता है एन अननोन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। कंटेन 85.71% ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर उसने परसेंटेज ऑफ कार्बन तो हमें दे दी, लेकिन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसने हमें नहीं दी। इसने कहा है ना कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है हमारे पास, तो भाई कार्बन की परसेंटेज तुम दे रहे हो, तो हाइड्रोजन की क्यों नहीं दे रहे? अब लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हमें पता है कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है। टोटल होती है भाई 100%। कार्बन अगर हमारे पास 85.71% है, तो अगर हम 100 में से इसको माइनस कर लें, तो जो परसेंटेज हमारे पास आएगी वो परसेंटेज ऑफ हमारे पास हो जाएगी हाइड्रोजन की। सिंपल, बस हम यहाँ पर ये करते हैं, डाटा में लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि है 85.71%। अब हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास है 100 माइनस 85.71। जब मैं इसको आपस में माइनस करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है भाई 14.29%। कितना आसान तरीका है ना, बहुत सिंपल तरीका है भाई। हमें पता है कि परसेंटेज हमारी होती है 100%। जब 85.71 उसने कार्बन की परसेंट दे दी, हाइड्रोजन की निकालना कोई मसला है? बिल्कुल नहीं है। 100 में से आप उसको माइनस कर दो, तो रिमेनिंग जो परसेंट हमारे पास होगी वो हमारे पास हो जाएगी किसकी? वो हमारे पास हो जाएगी हाइड्रोजन की। अब हमने निकाली परसेंटेज। कहता है इट्स मोलर मास। अब जो मोलर मास या फिर हम मॉलिक्यूलर मास बोल लो इसको, वो हमारे पास है 84 ग्राम पर मोल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मोलर मास, वो हमारे पास है 84 ग्राम पर मोल। किस तरह निकला? ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से निकल गया, आ गया ये। व्हाट्स इट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू फाइंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
अब यहाँ पर ना इंपीरिकल फॉर्मूला वाले जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स किए थे उसका कॉन्सेप्ट भी शामिल हो रहा है और साथ साथ जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आज हमने जिक्र किया है उसका भी शामिल हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंपीरिकल फॉर्मूला चाहिए और हमें चाहिए एन। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें, हमें तो यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है तो ठीक है। अब हमने पढ़ के आए हैं पिछले के 5 स्टेप्स जो होते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के, और साथ साथ हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे पिछले लेक्चर के अंदर, तो उसी की हेल्प से हम निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि कार्बन कार्बन लिखो आप कार्बन इन ग्राम्स। जब आप कार्बन को ग्राम्स में लिखोगे तो जो परसेंटेज होती है वही आपका ग्राम होता है, वो तो कितना हो जाएगा 85.71 ग्राम। पिछले लेक्चर वाला न्यूमेरिकल्स याद कर लो बस। कार्बन अब लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन इन ग्राम्स, हाइड्रोजन इन ग्राम्स। तो ये हमारे पास हैं जी 14.2 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज निकाल ली थी ना यहाँ पर हमने, अब हमने इसको ग्राम में लिख लिया। अच्छा, ग्राम में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालने हैं, आपने लिखना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, मैस ओवर मोलर मैस, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब किस तरह निकालना है, आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आपने सीखा है, आपने क्या करना है, जो गिवन मैस होता है उसको ऊपर लिखना है, 85.71 ऊपर लिखेंगे, और नीचे आप क्या लिखेंगे, जो हमारे पास मोलर मैस कार्बन का होता है। ठीक है, क्या होता है वो 12 होता है, 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व किया, तो मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 7.14। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के। सिमिलरली मैं लिखूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन का पहले लिखूंगा, जो गिवन मैस है वो है 14, देखो यहाँ पर 14.2 और डिवाइड करूंगा कि हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मोलर मैस होता है तो वो होता है मेरे पास 1। अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो ये लिखता हूँ मैं इसको 14.2, मेरे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए, 14.2 मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। अब यहाँ तक हमने कर लिया पिछले न्यूमेरिकल वाला काम। बस अब आपने क्या करना है, इसका निकालना है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो एक और स्टेप जो था वो हमारे पास स्टेप ये था कि जब आप मोल्स निकाल लोगे तो आप मोल्स निकालने के बाद दोस्त आपके पास जो आंसर है ना, जो छोटा वाला आंसर होता है ना, सबसे छोटा, अब छोटा वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको इंपीरिकल फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट समझा के आ चुका हूँ, उससे आप डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कार्बन के लिए लिखेंगे, कार्बन के लिए जस्ट मैं सिंपल सी लिख रहा हूँ, आपने भी ये कर लेना है। कार्बन के लिए आप लिखेंगे 7.14, और इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7.14 छोटा है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 7.14, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 14.2 डिवाइडेड बाय जो छोटी वैल्यू है 7.14। अब मैं करता हूँ इसको, तो मेरे पास आंसर इसका आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास आ गए यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला की जो रेशोज थी ना, वो मेरे पास यहाँ पर आ गई, तो हमने यहाँ पर रेशोज निकाली हैं। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं C, और H के साथ क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया क्या, CH2। यहाँ तक तो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स वाला काम कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, आज हमने फाइंड करना है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं ना, ताकि हम कोई अगली बात भी तो कर सकें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको n चाहिए, इंपीरिकल फॉर्मूला चाहिए। इंपीरिकल फॉर्मूला हम निकाल के आ चुके हैं, CH2 आ गया, अब n निकालना है। तो n के लिए जो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, या फिर आप मोलर मैस बोल लो ना इसको, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मैस, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस। अब यहां पर आप मुझे बताएं कि इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स यहां पर क्या आ रहा है। तो मैं अगर यहां पर लिखूं कि इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना। CH2 है तो कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 जमा 2, जो कि आ रहा है 14, 14। अब मैंने यहाँ पर पुट करना है 14, ऊपर मोलर जो मॉलिक्यूलर मैस है वो मुझे यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है भाई, यहाँ लिखा हुआ था 84 मुझे गिवन है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 84 को ऊपर पुट करूंगा, मॉलिक्यूलर मैस या फिर मोलर मैस जो कि गिवन है, और इंपीरिकल फॉर्मूला मैस अभी मैंने निकाला है 14। अब मैं करता हूँ इसको डिवाइड। अच्छा जी, जब डिवाइड मैंने किया है मेरे पास आंसर आ गया इसका 6 आ गया मेरे पास किसका, n का आंसर। अब आपने क्या करना है, आपके पास n आ गया 6 और इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया CH2, आप पुट करें आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप लिखेंगे फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n था 6 और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं C के साथ भी और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं H2 के साथ भी, तो कार्बन 6 हो गए और हाइड्रोजन हो गया 6 2 12, कार्बन 12 हो गए, कार्बन 12 हो गए। ठीक है, गलत लिखा गया, ये 12 है।
C6H12 मेरे पास लिखा गया है, तो ये मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो होप सो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आ गया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं हमने और साथ में आज वाले के इस्तेमाल किए हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, हमें इसने कहा था कि हमारे पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है और वो हाइड्रोकार्बन अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अननोन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर इतने परसेंट हमारे पास क्या है, कार्बन है, और हाइड्रोजन इसने नहीं दी हुई थी। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, कार्बन भी होनी चाहिए। तो अब हाइड्रोजन निकालने के लिए हमने क्या किया, 100% से माइनस कर दिया कार्बन की परसेंटेज को, इससे हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई है। उसके बाद आपने मोलर मास गिवन था वो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, परसेंटेज दी हुई थी तो 5 स्टेप्स जो कि इंपीरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स में भी हमने इस्तेमाल किए हैं, उसको फॉलो करते हुए हमने इसका निकाल लिया इंपीरिकल फार्मूला। जब आपने इंपीरिकल फार्मूला निकाल दिया, क्या निकाली है आपने यहाँ पर, रेशोज निकाली है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम रेशोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो निकाली तो आपके पास आ गया यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला। फिर उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, उसके लिए आपको एक फार्मूला पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब आपने n की वैल्यू चाहिए आपको, तो n के लिए हमने आज एक और फार्मूला पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कह लो, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो आपने फिर क्या करना है, इसका निकालना है इंपीरिकल फार्मूला मास, जो कि हमने निकाल लिया 14। फिर मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 84, हमने निकाला n की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई, इंपीरिकल फार्मूला आ गया, तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड आया इसका नाम है हेक्सीन, HEXENE। ठीक हो गया, तो ये हेक्सीन हमारे पास आ गया। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बुक के अंदर, तो मैं आपको बता भी दूंगा ये हेक्सीन इन कहाँ से आया ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा और जो कॉन्सेप्ट मैंने इंतहाई इंटरेस्टिंग दिया वो भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।